हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जेएमडी परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों, छात्रवासियों और विद्यार्थियों को विजयदशमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये चैनल आपके लिए विशेषकर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बनाया गया है। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए चैनल बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पर सारी फैकल्टीज़ हैं, आपको सभी विषयों की प्रोवाइड कराई गई है और आपके बेहतर भविष्य के लिए ये टीम कार्य कर रही है और आपको नियमित रूप से वीडियो इस पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीएस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास इकाई के अंतर्गत चौथा पाठ, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, इसका अध्ययन करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन हैं और पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं उस सेशन को अपने मित्रों में शेयर कर दें और जो भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक इस चैनल को आप पहुँचा दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। औद्योगिकरण का युग, जैसा कि आपको पता है कि औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण में बच्चों उद्योगों का विकास जो है तीव्र गति से होता है। उद्योगों का विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि आपने देखा है प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, कृषि व्यवसाय किया जाता है, खेती होती है और कृषि व्यवसाय के साथ साथ धीरे धीरे परिवहन का विकास होता है, संचार का विकास होता है, व्यापार का विकास होने के साथ साथ उद्योगों के विकास होता है और उद्योगों के विकास की अवधारणा को ही हम औद्योगिकरण कहते हैं। क्योंकि प्रौद्योगिकी और तकनीक ने विश्व में जो नई शताब्दी थी, जो नवीन युग था, उसका उदय हुआ और इसके फलस्वरूप ही जो प्रगति की जो सूचक हैं नवीन शताब्दी का उदय, उन दोनों में जो है विश्व में तीव्र गति से नए उद्योग स्थापित होने लगे, जिसके कारण इसे औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले जो वातावरण था उसमें उद्योगों की नींव फैक्ट्रियों की स्थापना और श्रमिकों की कार्यशैली में पड़ती है। बाद में यह उत्पाद और बाज़ारों से जुड़ जाती है और आदि औद्योगिकरण के चरण इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिक क्रांति से पहले ही पढ़ चुके थे। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम पहले औद्योगिकरण के अर्थ को जानना समझाएंगे ताकि आप भली बात समझ सकें। तो औद्योगिकरण क्या होता है, देखिए बच्चों, औद्योगिकरण का युग जिस युग में हस्त निर्मित यानी हाथों से बनी हुई वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री मशीन तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। इसमें खेतियर समाज यानी जो कृषि करने वाला जो समाज था वो औद्योगिक समाज में बदल गया। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है। यानी 1760 से 1840 तक के युग को हम औद्योगिकरण का युग कहते हैं, क्योंकि इस युग से पहले और बाद में जो विकास हुआ या जो विकास नहीं हुआ था उसके बारे में भी जिक्र कर लें कि औद्योगिकरण से पहले का समाज क्या था, किस प्रकार का विकास हुआ था, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम औद्योगिकरण के बाद में जो विकास हुआ उस पर चर्चा करेंगे।
यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। यानी यूरोप में जो औद्योगिकरण शुरू हुआ था उससे पहले के समय को हम पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांवों में सामान बनाते हैं, जो गांवों में सामान बनते थे, ठीक है बच्चों, जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। और धीरे धीरे इस व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हुआ और एक क्रांति उत्पन्न हुई, जिसके कारण अधिक तीव्र गति से जो है शहरों में उद्योग स्थापित होने लगे। अब बात यहाँ पर आई है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या होता है? देखिए बच्चों, औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ है उद्योग उत्पादन में होने वाला परिवर्तन। यानी औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवर्तन है, और परिवर्तन भी कैसे? तीव्र गति का परिवर्तन। तो उत्पादन में जो तीव्र गति से परिवर्तन होता है उसको ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यानी औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन परिवर्तनों से है या सुधारों से है जिनके फलस्वरूप जनसाधारण की अपनी कृषि व्यवस्था और घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के बड़े उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों का उपयोग करने को मिला। यातायात के नवीन साधन हैं, संचार के जो नवीन साधन हैं, उनका उपयोग करने को मिला। और इसीलिए अतः औद्योगिक क्रांति के कारण 3 वस्तुओं का जन्म हुआ। जब औद्योगिक क्रांति है उसके कारण 3 वस्तुओं का जन्म हुआ। पहला तो कारखाना बना, दूसरा बड़े बड़े औद्योगिक नगर बने, और तीसरा पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये जो है 3 कारण थे, ये 3 कारण उत्पन्न हुए। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये क्वेश्चन यहाँ से बच्चों इम्पोर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के समाजवादी चिंतक लुई ब्लॉक ने 1837 में किया था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले यूरोप के इंग्लैंड द्वीप देश में हुई थी। और किस प्रकार से हुई थी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगली हेडिंग है कि आर्य औद्योगिकरण का युग। इंग्लैंड और यूरोप में कारखाना की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, अतः किसी चीज़ की प्रारंभिक अवस्था को आदि कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर हम शुरुआत करते हैं, शुरुआती अवस्था को हम आदि कहते हैं। अतः औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण की संज्ञा दी है, जिसमें चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। यानी प्रारंभिक समय में गांव और शहरों का संबंध, इस व्यवस्था में गांवों में तथा शहरों में एक संबंध स्थापित हुआ। व्यापारी शहरों में रहकर अपना काम गांवों में चलाते थे और गांवों में अपने सामान का उत्पादन करवाकर उन्हें शहर ले जाकर बेचते थे। चीज़ों का जो उत्पादन कारखानों में ना होकर घरों में होता था। बाद में यही इसका विस्तार हुआ और गांव में उत्पादन ना होकर शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाकर उत्पादन किया जाने लगा। तो इसमें आता है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी वो इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई थी, इसके पीछे क्या कारण थे कि अन्य देशों में ये क्रांति शुरू नहीं हो पाई, केवल इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी। तो इसका जो कारण था कि औद्योगिक क्रांति को जन्म देने का श्रेय जो है इंग्लैंड को दिया जाता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में बच्चों? 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के कारखानों में इंग्लैंड में कारखाने तेजी से लगने लगे थे। अब इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति होने से, कौन सी वस्त्र? सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति होने से
जो कपास ने यहाँ एक नए युग का सूत्रपात कर दिया था। जो सूती वस्त्र उद्योग में कपास का प्रयोग होता था कच्चे माल के रूप में, तो यहाँ पर कपास का उत्पादन होता था और सूती वस्त्र उद्योग ही सबसे पहले यहाँ पर स्थापित हुए थे। तो इसलिए इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। और किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में शुरू हुई थी। ठीक है बच्चों। अगला है औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण। अब क्या कारण थे, तो उन सभी कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति यूरोप के दूसरे देशों को छोड़कर इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम हुई थी। इसके कुछ विशेष कारण थे जो कि हम निम्नलिखित दिए गए हैं। इसमें पहला है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। द्वीप होने के कारण इंग्लैंड बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था। कच्चे माल को आयात तथा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात की सुविधा भी इंग्लैंड में थी। यानी ये चारों ओर से सुरक्षित था और यहाँ से जो वस्तुएं बनती थीं या जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनके लिए कच्चा माल इन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता था समुद्री मार्ग के द्वारा। और समुद्री मार्ग के द्वारा ही जो उत्पादित वस्तुएं थीं, फैक्ट्रियों में जो उत्पादित वस्तुएं थीं वो विदेशों को भेजी जाती थी। तो भौगोलिक स्थिति इसकी इस तरह से थी, व्यापार करने के लायक थी। तो पहला तो कारण हो गया भौगोलिक स्थिति। दूसरा कारण है प्राकृतिक साधनों या खनिजों की उपलब्धता। तो इसमें इंग्लैंड में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, यानी पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ थे। इससे इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में काफ़ी सुविधा हुई और अधिक मात्रा में जो है उद्योग स्थापित किए गए। अगला कारण है कृषि क्रांति। औद्योगिक क्रांति के पूर्व इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए थे, यानी कृषि का काफ़ी विकास हुआ था। और कृषि तथा पशुपालन की समुन्नत व्यवस्थाओं में भूमिपतियों की आमदनी काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके कारण कृषि से संबंधित भी उद्योग स्थापित हुए थे ताकि कृषि को सहयोग करते रहें। अगला है कुशल कारीगर या प्रशिक्षित कारीगर। कुशल कारीगरों के संपर्क में आने से इंग्लैंड के मजदूरों के ज्ञान में वृद्धि हुई और उसके साथ ही खेतीबाड़ी के तरीकों और उद्योग धंधों में विकास हुआ। यानी खेती करने के तरीकों विधियों में भी परिवर्तन हुआ और उद्योग धंधों का भी विकास हुआ, जिससे कि उद्योगों की स्थापना में सहयोग प्राप्त हुआ। अगला है जनसंख्या में वृद्धि। चिकित्सा एवं गरीबों की सहायता की व्यवस्था होने के कारण लोग रोग मुक्त हो गए और भुखमरी के शिकार होने से बच गए। इससे मृत्यु दर में कमी आई और इंग्लैंड की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें उनको रोजगार मिला और उनकी आमदनी बढ़ी और उद्योगपतियों को सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध हो गए। तो एक तो था जनसंख्या वृद्धि, जिसके कारण यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास हुआ और उद्योगपतियों को सस्ते दर पर अधिक मात्रा में श्रमिक उपलब्ध हो गए और उनको अधिक लाभ हुआ। अगला है पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। इस समय इंग्लैंड में काफ़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध थी। इस समय ब्रिटेन में विदेशों से काफ़ी धन लाया गया, यानी यहाँ से जो वस्तुएं बेची जाती बाहर के लिए भेजी जाती थी, निर्यात किया जाता था, उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी, काफ़ी धन प्राप्त हुआ। दास व्यापार तथा भारत से लूटकर लाए गए धन का निवेश इंग्लैंड में ही हुआ था, यानी चारों ओर से इंग्लैंड में पूंजी आ रही थी, धन आ रहा था, जिसके कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी जो कि उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक होती है। तो इन्होंने पूंजी का निवेश उद्योगों की स्थापना में किया। अगला है वैज्ञानिक प्रगति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस युग में जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए उसमें से अधिकांश इंग्लैंड में ही हुए, जिससे इंग्लैंड में नवीन यंत्रों और औजारों का आविष्कार हुआ, औजार बनाए गए
और जो कि उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक थे। अगला है यातायात की सुविधा। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति शुरू होने का एक अन्य कारण यह है कि यातायात की सुविधा। 18वीं शताब्दी में परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यातायात की सुविधा के लिए सभी प्रमुख शहरों को नहरों से जोड़ा गया। पुरानी नहरों को चौड़ा किया गया और ताकि कई जहाज एक साथ आ जा सकें, जिससे कि व्यापार में तेजी आए, और व्यापार में तेजी आने से जो वस्तुओं का उत्पादन होगा, उन वस्तुओं के उत्पादन को और अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाएगा या बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो ये विभिन्न कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब है कारखानों की शुरुआत। किस प्रकार से कारखानों की शुरुआत हुई? सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुए। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे थे, यानी 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना 18वीं शताब्दी में होने लगी थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी? तो 18वीं शताब्दी में आई थी। अगर दशक की बात पूछे तो 1730 के दशक में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी। और किस क्षेत्र में शुरुआत हुई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई थी। नए युग का प्रारंभ। देखिए बच्चों, इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था, यानी जो उद्योगों की स्थापना हुई थी, और इंग्लैंड में ही उद्योगों की स्थापना हुई थी। और सबसे पहला कारखाना किसका लगा था? सूती वस्त्र उद्योग का लगा था। तो इस नए युग यानी औद्योगिक युग का पहला प्रतीक जो था कपास थी। कपास से ही वस्त्र बनते थे। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित होता था। 1760 में ब्रिटेन में यानी इतने मिलियन पाउंड कपास बाहर से मंगाया जाता था। और 1787 तक यह मात्रा बढ़कर जो है 22 मिलियन पाउंड हो गई। इतनी अधिक मांग जो है इंग्लैंड में थी। नए यांत्रिक आविष्कार या नए यंत्रों का आविष्कार, क्योंकि इसका कारण था यूरोप के इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने का जो प्रमुख कारण था वो है यंत्रों का आविष्कार। यंत्रों का आविष्कार, जो नवीन यंत्र किए गए थे, उन नवीन यंत्रों के आविष्कार के परिणाम स्वरूप यहाँ पर उसी प्रकार के कारखाने स्थापित किए गए जिससे कि अधिक उत्पादन हो सके। तो कौन कौन से आविष्कार हुए इन पर चर्चा कर लेते हैं। और सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो समाप्त होने के पश्चात कमेंट सेक्शन में जो है इसकी लिंक डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला यंत्र बना था फ्लाइंग शटल। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, तो नोट करके रखना। फ्लाइंग शटल यंत्र का आविष्कार किया गया था। इसके आविष्कारक जॉन के थे, जो 1733 में बना था। अगला है जेम्स हरग्रीव्स ने यंत्र बनाया था स्पिनिंग जेनी, जो कि 1764 में बनाया गया था। 1764 में बनाया गया था। इसमें मिसप्रिंट है बच्चों, इसको 1764 पढ़ना। 1764 में बनाया गया था। और अगला है रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है, ये वैज्ञानिक है, आविष्कारक हैं। इन्होंने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था 1769 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, इनको नोट करते जाना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अगला है क्रॉम्पटन स्पिनिंग। क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था 1779 ईस्वी में। अगले आविष्कारक हैं एडमंड कार्टराइट। इन्होंने पावर लूम का आविष्कार किया था 1750 ईस्वी में। अगले हैं इली व्हिटनी। इन्होंने कपास ओटने की मशीन बनाई थी 1793 ईस्वी में। और टॉमस न्यूकॉमन ने पहला वाष्प इंजन बनाया था।
तो वाष्प इंजन तो बनाया था टॉमस न्यूकॉमन ने, ठीक है बच्चों, लेकिन जेम्स वाट ने इसमें सुधार किए। जेम्स वाट ने इसमें सुधार करके किया और उसका पेटेंट कराया। अगला है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया 1815 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। यहाँ से तारीख भी पूछा जा सकती है, सन भी पूछ जा सकती है, और आविष्कारक और यंत्र का नाम भी पूछा जा सकता है। जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प चालित रेल इंजन बनाया था 1815 ईस्वी में। अगला रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित पानी का जहाज बनाया था। तो ये आविष्कारक थे। किसने आविष्कार किए, किस सन में आविष्कार किए, इसकी डिटेल आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं औद्योगिक परिवर्तन की जो रफ्तार है, यानी जो औद्योगिक परिवर्तन हुआ था उसकी क्या रफ्तार, धीमी थी, तेज थी। तो औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योगों का विकास नहीं था, केवल उद्योग स्थापित करना नहीं था, बल्कि कपास का सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा एवं स्टील उद्योग में बदलाव काफ़ी तेजी से हुए और ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। औद्योगिकरण के पहले के दौर में, यानी 1840 के दशक के पहले तक सूती कपड़ा उद्योग अग्रणी क्षेत्र था, यानी सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग जो है सबसे अधिक तीव्र गति से कार्य कर रहा था। रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी आई और रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हो गया था और उपनिवेशों में यह 1860 के दशक में हुआ था। 1873 आते आते ब्रिटेन में लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई और यह सूती कपड़े के निर्यात का दुगना थी। लेकिन औद्योगिकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा। 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों का लगभग 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित था। इससे यह पता चलता है कि नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों को विस्थापित नहीं कर पाए थे। जो नए उद्योग हैं वो पारंपरिक उद्योग यानी प्राचीन उद्योगों को अपने में नहीं मिला पाए थे। अब आइए चर्चा करते हैं सूती वस्त्र उद्योग, जिस पर जो है इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग इंग्लैंड का सबसे अधिक उत्पादन वाला उद्योग बना है। 19वीं सदी में ब्रिटेन कपड़ा का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। और 19वीं सदी में कपड़ा उद्योग में विकास होने के बावजूद सारा उत्पादन कारखाना में न होकर कुछ उत्पादन घरेलू तरीकों से भी होता था। अब घरेलू में कैसे होता था, जैसे हाथ का श्रम। अब हाथ के द्वारा घर में क्या होगा बच्चों, हाथ के द्वारा परिश्रम किया जाएगा, श्रम किया जाएगा और उसके द्वारा वस्त्रों को बनाया जाएगा। औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सबसे सस्ते मानव श्रम की भूमिका भी अग्रणी रही है। श्रमिकों की संख्या बढ़ने से उनको कम वेतन पर नौकरी करनी पड़ी और मिल मालिकों को मशीन पर लगने वाला खर्च से कम पर श्रमिक उपलब्ध हो जाते थे। उन्हें मशीनें लगाने पर अधिक दिलचस्पी नहीं थी। मशीन लगवाने में अधिक पूंजी की ज़रूरत होती थी और उनके खराब होने का पर मरम्मत करवाने में भी अधिक समय खर्च आता था। अतः उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ के श्रम को अधिक महत्व देते थे। इससे उन्हें ज़्यादा फायदा होता था। श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया भी जा सकती थी और क्योंकि कम कीमत पर श्रम, कम मजदूरी पर श्रमिक मिल जाते थे, इसलिए वो हाथ से ही श्रम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे। अब जो नई मशीन बनी थी, इसे बनाया था स्पिनिंग जेनी। ये मशीन क्या है बच्चों, देखो स्पिनिंग जेनी जो मशीन है वो एक सूत काटने वाली मशीन है, जिसे जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में बनाई थी। 1764 में बनाई थी। अब यह मशीन बनी थी तो बाद में मशीन का विरोध भी किया गया था, क्योंकि एक मशीन जो है कई मनुष्यों के बराबर काम करती है। इससे जो अधिक लोग होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक करीब हुआ करती थी और आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75% के बीच हो जाती थी। बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगे थे, परेशान थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो मशीनों पर हमला करने लगे।
1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया और इंग्लैंड में श्रमिकों की आजीविका और उनका जीवन। अब इंग्लैंड में जो श्रमिक थे वो किस प्रकार से अपने आजीविका कमाते थे, पेट पालते थे, भरण पोषण करते थे और उनका जीवन यापन कैसे व्यतीत होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि शहरों में बहुतायत नौकरी की खराब सुनकर सॉरी बच्चों, यहाँ पर मिसप्रिंट है, खबर होना चाहिए। खबर सुनकर गांव के मजदूर जो बेकारी की समस्या से जूझ रहे थे, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे या बेरोजगार थे, शहर की ओर रुख करने लगे या शहर की ओर जाने लगे, पलायन करने लगे। नौकरी ढूंढने के क्रम में उन्हें पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे अथवा सरकारी या निजी रैन बसेरों में समय गुजारने पड़ता था। बेरोजगारी की आशंका से जो मजदूर थे वो मशीन तथा नई प्रौद्योगिकी का विरोध करने लगे थे। जेम्स हारग्रीव्स ने 1734 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। इस मशीन के आने से मजदूरों की मांग घटने लगी थी, अतः इसका प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ा और ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला कर उसे तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इस मशीन ने उनका रोजगार छीन लिया था, उन्हें बेरोजगार बना दिया था, जिससे उनकी आमदनी कम हो गई। लेकिन उधर दूसरी तरफ उद्योगपतियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। कम कीमत पर अधिक वस्तुएं कम समय में उत्पन्न होने लगी। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है श्रमिक आंदोलन हुए। इंग्लैंड में श्रमिक संघ की स्थापना की गई और मजदूर वोट देने के अधिकार की भी मांग कर रहे थे। इसके लिए श्रमिक संघ के कहने पर सन 1838 में उन्होंने चार्टिस्ट आंदोलन किए। और अगला पॉइंट है हमारा उपनिवेशों में औद्योगिकरण, क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन इससे अधिक फायदा कैसे हो, इसलिए इसका औद्योगिकरण जो है इसको उपनिवेशों में भी स्थापित किया गया। आइए अब हम भारत पर नज़र डालें और देखें कि उपनिवेश में औद्योगिकरण कैसे होता है, यानी उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे होता है। तो मशीन उद्योग से पहले का युग, अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती वस्त्रों का दबदबा था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत के आर्मेनियम और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम प्रमुख ये बंदरगाह थे। ध्यान रखना बच्चों, सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। दो प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर। बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल जो थे वो दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। इसके बाद क्या हुआ, मशीन उद्योग के बाद का युग, जैसे जैसे मशीनें लगने लगी उसके बाद का युग, यानी 1780 के बाद की बात है कि 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी और सूरत, हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए और बम्बई या मुंबई तथा कलकत्ता या कोलकाता एक नए बंदरगाह के रूप में सामने आए। व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था। व्यापार किसके द्वारा, जो भारत में, अब जब से भारत में ब्रिटिश शासन लागू हुआ तब से भारत में जो व्यापार था वो यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था। यानी जो कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो है इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में हुई थी। ये बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो यूरोपीय कंपनियाँ थी, बहुत सी कंपनियाँ थी जिसका भारत में जो शासन कर रही थी कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो है इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में हुई थी। इसको ध्यान में रखना बच्चों। तथा यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन 18वीं सदी यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद बुनकरों की स्थिति, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो भारतीय जो बुनकर थे, भारतीय हथकरघा चालक थे या भारतीय मजदूर थे, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति, यानी 1760 के बाद में यहाँ पर जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का बक्सर का युद्ध हुआ था, और जिसके कारण जो है भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। तो इसके बाद बुनकरों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों तथा दलालों को खत्म करके बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा गया और बुनकरों
को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी अब जो बुनकर थे वो केवल बुन सकते थे और वे व्यापार नहीं कर सकते थे। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। अब गुमास्ता, यहाँ पर ध्यान रखना, गुमास्ता क्या है? प्रश्न पूछा जाता था गुमास्ता क्या थे? तो गुमास्ता एक वेतनभोगी कर्मचारी थे। गुमास्ता क्या थे? गुमास्ता एक वेतनभोगी कर्मचारी थे जो कि कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। बुनकरों व गुमास्ता के बीच अक्सर टकराव होते थे। बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत ही कम होती थी। फिर भारत में औद्योगिकरण। अब भारत में औद्योगिकरण किस प्रकार से हुआ? औद्योगिक उत्पादन से भारत के कुटीर उद्योग बंद हो गए। भाई जैसे औद्योगिक उत्पादन हुआ, भारत में ही उद्योग लगे, तो इससे जो हमारे जो कुटीर उद्योग थे, जिनमें छोटे छोटे उद्योग थे जो घरों में ही स्थापित किए जाते थे, घर के परिवार के लोगों के द्वारा ही संचालित किए जाते थे, वो बंद हो गए। लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए बड़े बड़े कारखाने यहाँ पर लगने लगे। भारत में 1895 तक कपड़ा की मिलों की संख्या 39 हो गई थी और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वहाँ से आयात शुल्क समाप्त कर दिया, जिससे भारत में वहाँ के सामान कम मूल्य में बिकने लगे। तो आयात यानी जब इंग्लैंड से बना बनाया माल भारत आएगा तो इस पर आयात शुल्क लगता था, मंगाने का शुल्क लगता था। अब क्योंकि इंग्लैंड का शासन भी यहाँ पर था और ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड का शासन भारत में था, तो उसने जो आयात शुल्क लगता था उसको समाप्त कर दिया, जिससे कि यहाँ पर जो कपड़ा मंगाया जाता, जो भी सामान मंगाया जाता था, वो यहाँ भारत में बने सामान की अपेक्षा सस्ता हो जाता था। जब आयात शुल्क घटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया तो यहाँ पर जो विदेशों से माल आता था वो भारत में बने माल से सस्ता होता था, इसलिए इसकी मांग ज़्यादा बढ़ गई। तो आयात शुल्क समाप्त कर दिया, जिससे भारत में वहाँ के सामान कम मूल्य में बिकने लगे, यानी इंग्लैंड के सामान कम मूल्य में बिकने लगे। भारतीय उद्योगपति भारतीय व्यापारियों पर सरकार का नियंत्रण कठोर होते थे, तब उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने में कठिनाई होती थी। भारत में तैयार माल निर्यात नहीं होते थे क्योंकि उन पर निर्यात शुल्क ज़्यादा लगा दिया जाता था और वो महंगे भी होते थे। सिर्फ कच्चे माल, जैसे अब भारत से सिर्फ विदेशों को किया जाता था कच्चा माल जाता था, जिसमें कपास है, नील है, अफीम है, गेहूँ है, इसका ही निर्यात किया जाने लगा था। भारतीय उद्योगपति जहाज रानी का भी व्यापार नहीं कर सकते थे। उन पर हर प्रकार से अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इससे अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। फिर सन 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के सांची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको इंग्लिश में टिस्को के कहते हैं, की स्थापना की गई। तो भारत में जमशेदजी टाटा के द्वारा बिहार के सांची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, जिसको अंग्रेजी में टिस्को कहते हैं। जमशेदजी टाटा ने 1901 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की भी स्थापना की थी। फिर मजदूरों की उपलब्धता। कारखानों के विस्तार होने से मजदूरों की मांग बढ़ी। जहां भी कारखाने खुले, आसपास के इलाकों से ही मजदूर आते थे। धीरे धीरे दूर दूर से भी लोग काम की तलाश में आने लगे। मिलों की संख्या बढ़ने से मजदूरों की मांग भी बढ़ी, लेकिन मजदूरों की संख्या मिल में रोजगार से अधिक रहती थी, इसलिए कई मजदूर बेरोजगार हो जाते थे और मिल मालिक नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए एक जाबर रखते थे। क्या रखते थे बच्चों? एक जाबर रखते थे, और मालिक का जो विश्वसनीय कर्मचारी होता था उसी को जाबर रखा जाता था। जाबर अपने गांव से लोगों को लाता था, यानी एक एजेंट के रूप में काम करते थे ये लोग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण में तेजी। अब क्या हुआ बच्चों? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में, जो 18 तक चले था। प्रथम विश्व युद्ध तक भारत के औद्योगिक विकास की जो प्रगति थी वो धीमी रही थी, लेकिन युद्ध के दौरान इसमें तेजी आई, क्योंकि ब्रिटिश कारखाने युद्ध से जुड़ी सामग्री बनाने में लग गए थे, व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर से आयात कम हो गया था। यानी इंग्लैंड से आयात कम हो गया था। इससे भारत को देसी बाजार मिल गया था, यानी भारत में जो है देसी बाजार मतलब भारत में ही वस्तुएं उत्पादित होती थी, भारत में ही उनका यूज होता था, या विदेशों को भेजी जाती थी। अधिक दिनों तक युद्ध चलने से भारत के कारखानों में भी युद्ध के लिए जूट की बोरियां, फौजियों की वर्दी, कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते आदि बनाने लगे।
इन सब के लिए नए कारखाने भी लगाए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मैनचेस्टर के निर्मित सामान भारत में पहले जैसे स्थान नहीं पा सके थे। जो पहले स्थान था या मैनचेस्टर मतलब इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र उद्योग था उसको ही मैनचेस्टर कहते हैं। तो मैनचेस्टर के बने सामान की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और भी जगहों में घट गई। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण में लगातार इजाफा हुआ और कई कारखाने लगाए गए। इधर भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हो चुका था, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में, रानीगंज कहाँ है बच्चों? रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, में कोयले की खुदाई का काम प्रारंभ किया गया। और 1929 से 33 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1933 में, उसकी शुरुआत हुई 1934 तक लगभग बनी रही थी, भारतीय उद्योग धंधों को प्रभावित किया और भारत कच्चा माल में आत्मनिर्भर था, जिसका मूल्य घट गया और निर्यात किए जाने वाले सामान का भी मूल्य घट गया। तो भारत में जो औद्योगिकरण हुआ उसके क्या प्रभाव पड़े, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस औद्योगिकरण के कारण स्लम पद्धति का जन्म हुआ। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में रहने को बाध्य हो गए थे, जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। कारखानों के इर्द गिर्द मजदूरों की बस्तियां बस गईं और यहाँ ये छोटे छोटे घर या झोगड़ झुप्पी पट्टी बनकर रहने लगे और ये बस्तियां गंदी तथा अस्वस्थकर होती थीं और मजदूर इसमें नरकी जीवन व्यतीत करते थे। अगला पॉइंट है श्रमिक वर्ग और श्रमिक आंदोलन। 1881 में बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न पूछा जाता है कि फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम 1881 में बना था। 1881 में उनकी मांगों के आधार पर पहला फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी रोक लगा दी गई। और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर सकते थे, पर उनके काम का जो समय था वो घटा दिया गया। इकतीस अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको भी ध्यान रखना, AITUC अखिल भारतीय कांग्रेस यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो 1920 में जिसकी स्थापना हुई थी, लाला लाजपत राय को उसका प्रधान बनाया गया था। और 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन राष्ट्र संघ के तत्वाधान में गठित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ जो है इसका गठन किया गया था, जो कि श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करता है। मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बनकरों के सामने बहुत सी समस्याएं आई। जब मैनचेस्टर आ गया नहीं, इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग कारखाना स्थापित हो गया था, जहाँ से सस्ते माल पर वस्तुएं बनती थी सस्ती दर पर और भारत में अधिक मूल्य पर बेची जाती थी, क्योंकि भारत में बनी वस्तुएं उनकी अपेक्षा ज़्यादा मूल्य की होती थी। तो 19वीं सदी के शुरुआत में ही भारत से कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी थी और 1811 से 12 में भारत से होने वाले निर्यात में सूती कपड़ों की हिस्सेदारी 33% थी, जो 1850 से 51 तक आते आते 3% तक रह गई। 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात न के बराबर था, लेकिन 1850 आते आते कुल आयात में 31% हिस्सा सूती कपड़े का था और 70 के दशक तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 50% से ऊपर चली गई थी। 19वीं सदी के आते आते बुनकरों के सामने नई समस्याओं का जन्म हुआ। और कौन कौन सी समस्याएं बुनकरों के सामने जन्मी? पहली समस्या थी निर्यात बाजार का ढह जाना। नियत बाजार या नियमित बाजार का ढह जाना। जो उनके नियमित बाजार था, जो निर्यात का बाजार था, यहाँ पर हम निर्यात भी कह सकते हैं, निर्यात का बाजार था वो ढह जाना। यानी ढह जाना का मतलब है निर्यात, भारत में बनी हुई वस्तुएं विदेशों में अधिक मूल्य की होती थी, अधिक कीमत पर बेची जाती थी, क्योंकि उन पर टैक्स लगाया जाता, निर्यात मूल्य लगाया जाता था। इससे वो वहाँ की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती थी। दूसरा है स्थानीय बाजारों का संकुचित हो जाना, क्योंकि स्थानीय बाजारों में विदेशों का कपड़ा या विदेशों की वस्तुएं सस्ती होती थी, जिसके कारण यहाँ का बना बनाया माल महंगा होता था और उसको लोग नहीं खरीद पाते थे। फिर अच्छी कपास का नहीं मिल पाना, क्योंकि कपड़ों के निर्माण के लिए अच्छी कपास जो थी वो भारतीय बुनकरों को प्राप्त नहीं हो पाती थी, वो विदेशों को निर्यात कर दी जाती थी। अगला है ऊंची कीमतों पर कपास खरीदने के लिए मजबूर होना, और जो कपास मिलती थी वो अधिक ऊंची कीमतों पर मिलती थी, जिसके कारण
उनकी उत्पादन लागत अधिक होती थी भारतीय मजदूरों के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का, जिसके कारण वो नहीं बिक पाते थे। ये सारी समस्याएं थी बुनकरों के सामने, जो प्रतियोगिता में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाती थी और ये समस्या उनके सामने आ गई। अब 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू हुआ और भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद की मांग की बाढ़ आई। फैक्ट्रियों का आना, भारत में कारखानों की शुरुआत। भारत में कारखाने की शुरुआत कैसे हुई बच्चों? देखिए बच्चों, बम्बई में पहली, यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला चीज़ है बच्चों, इस पॉइंट को नोट करना सही बच्चे। बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल या कारखाना 1854 में बना था और उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हुआ और 1862 तक 4 मिल चालू हो चुके थे। अगला है, उसी दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुले थे। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल की शुरुआत हुई थी और अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहला सूती मिल चालू हुआ था। मद्रास के पहले सूती मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की जो दशा थी, देखिए 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे और 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी और ज़्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। फसलों की कटाई के समय गांव लौट जाते थे और नौकरी मिलना उनको कठिन था। जाबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। औद्योगिक विकास का एक अनूठापन। अब जो औद्योगिक विकास हुआ, इसका एक अनूठापन क्या है बच्चों? भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादन में भी दिलचस्पी थी, क्योंकि खासतौर पर उन चीज़ों में जो निर्यात की जा सके थी भारत में बेचने के लिए, जैसे चाय है, काफ़ी है, नील है, जूते, खनन उत्पाद है, भारत में यही बेची जाती थी। इन्हीं का जो है कच्चे माल का निर्यात कर दिया जाता था और बना बनाया माल यहाँ पर बेचा जाता था। भारतीय व्यवसायों ने वे उद्योग लगाए जो मैनचेस्टर उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। उदाहरण के लिए धागा, जो कि आयात नहीं किया जाता था, तो कपड़ों की बजाय धागों का उत्पादन किया जाने लगा। 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा बदल गया। स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ और आगे चलकर चीन को धागे का निर्यात घट गया और इस वजह से धागा उत्पादक कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के बीच सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया। लघु उद्योगों की बहुतायत। अगला पॉइंट है कि उद्योगों में वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का शेयर बहुत कम था, यानी भाग बहुत कम था और लगभग 67% बड़े उद्योग बंगाल और बम्बई में ही थे। देश के बाकी हिस्सों में लघु उद्योगों का बोलबाला था। कामगारों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था। 1911 में यह शेयर यानी यह भाग जो है 5% था और 1931 में बढ़कर 10% हो गया था। 1941 आते आते भारत में 35% से अधिक हथकरघों में फ्लाई शटल लग चुका था और फ्लाई शटल का आविष्कार बच्चों किसने किया है? जॉन केनी ने किया था। त्रावणकोर और मद्रास, मैसूर, कोचीन और बंगाल जैसे मुख्य क्षेत्रों में तो 70 से 80% हथकरघों में फ्लाई शटल लग गए थे। अब वस्तुओं के लिए बाजार। क्योंकि वस्तुओं को ग्राहकों को रिझाने के लिए उत्पादक कई तरीके अपनाते थे। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन एक जाना माना तरीका था। मैनचेस्टर के उत्पादक अपने लेबल पर उत्पादन का स्थान जरूर दिखाते थे और मेड इन मैनचेस्टर लेबल क्वालिटी का प्रतीक माना जाता था। इन लेबल पर सुंदर चित्र भी होते थे। इन चित्रों में अक्सर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर होती थी और स्थानीय लोगों में से तारतम्य बनाने का यह एक अच्छा तरीका था। इन चित्रों को और आकर्षित होकर भारतीय जो है इन वस्तुओं को बड़े ही अच्छी तरीके से खरीदते थे और पसंद करते थे। आइए देखते हैं कौन कौन से तस्वीरें लगती थी। देखिए बच्चों कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजारों को फैलाने का प्रयास किया। नई चीज़ें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उस उत्पाद की ज़रूरत है, इसके लिए क्या किया जाए। तो नए उपभोक्ता पैदा हुए। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना देते हैं।
वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरत पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों ओर विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अक्सर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाज़ारों को फैलाने में एक और नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदार को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता, यानी उस पर पूर्ण विश्वास हो गया था जो कपड़ा है वो शुद्ध होगा। तो देखिए यहाँ पर ये भारतीय चित्र बने होते थे जिनको विदेशी वस्तुओं पर भारतीय चित्र अंग्रेजों ने बनाए थे, इससे कि भारतीय अधिक मात्रा में इन वस्तुओं को खरीदें। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से ये वस्त्रों पर बने होते थे। आप देख सकते हैं ये चित्र जो है उन पर बने होते थे। ग्राइप वाटर का कैलेंडर, एम.बी. धुरंधर का बच्चों की चीज़ों पर प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये 1928 का चित्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं का चित्र भी बनाया गया है। इन चित्रों को छापकर वो भारतीयों को आकर्षित करते थे। आप देख सकते हैं ये चित्र बने हुए हैं। मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी का प्रारंभ। आयातित कपड़ों के लेबल पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। अब मैनचेस्टर के लेबल पर महाराणा रणजीत सिंह का चित्र देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये बना हुआ है और ये देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। तो उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे भारतीय लोग अधिक प्रभावित हों और इन वस्तुओं को खरीदें, कि इन्हें ऐसा लगे कि ये वस्तुएं विदेश में नहीं बनी हैं बल्कि भारत में ही बनी हैं। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे बल्कि उन पर तस्वीरें भी बनी होती थीं जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। और अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्रायः होती थीं। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ें भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी कि भारत में ही उत्पादित हुई होंगी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो आप पढ़ नहीं सकते थे या अनपढ़ थे। चाहे कि दुकानों, दफ्तरों, मध्यम वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों, नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापन व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थीं और इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उसमें राष्ट्रवादी संदेश साफ साफ दिखाई देता था। इसका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। तो ये आप देख सकते हो सनलाइट साबुन का कैलेंडर 1934 में बना था, जहाँ भगवान विष्णु आसमान से रोशनी लाते हुए दिखाए गए हैं। देखिए ये साबुन का प्रचार है। साबुन के प्रचार के साथ साथ देवी देवताओं का चित्र बनाया गया और यहाँ पर ये कैलेंडर भी लगाया गया। देखिए बच्चों ये कैलेंडर 1934 का है। ये कैलेंडर बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये कैलेंडर है और पास में ही साबुन का चित्र बना हुआ है और इसके ऊपर जो है विष्णु जी का चित्र बना हुआ है सनलाइट। तो इसको देखकर भारतीय प्रसन्न हो जाते थे और इस सामान को खरीद लेते थे। देख सकते हैं कितना सुंदर आकर्षक चित्र बनता था।
किस तरह से कुछ जो है विज्ञापन के माध्यम से बनाए जाते थे। तो देखिए तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव किए गए और फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ों और छोटे पैमाने के उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है यहीं पर। तो आज का पाठ कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो आप देख सकते हैं हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। ये मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर है, जिसका आप देख सकते हो स्क्रीन में। और इसको आप देख सकते हो अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें, और इस कार्य को औरतें ही करती थी। देखिए ये फैक्ट्री है और ये मशीन लगी हुई है, इस मशीन से कताई कर रही हैं महिलाएं। ये मुख्य जाबर जो कि मजदूरों को लाते थे, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए थे। बम्बई के एक मिल में युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत में देखो युवा कार्य कर रहे हैं। बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिर का चित्र। बम्बई और कलकत्ता 1780 के दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे थे। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। यानी उस समय जो है ज़्यादातर व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता था। तो ये जहाजी बेड़े हैं जहाँ से व्यापार होता था, विदेशों से वस्तुएं निर्यात आयात की जाती थी और निर्यात की जाती थी विदेशों को। और देखिए बच्चों यह काम पर लगा हुआ एक बुनकर गुजरात का हाथ से कपड़ा बुनता है। देखिए यहाँ से कपड़ा बुन रहा है। इस तरह से कपड़ा बुना जाता था प्राचीन समय में, अब मशीनों से बुना जा रहा है। देखिए विभिन्न चित्र हैं प्राचीन काल के। ये देखिए स्पिनिंग जेनी टी निकलसन द्वारा बनाया गया रेखा चित्र। ये स्पिनिंग जेनी का चित्र है, मशीन जो कपड़े की बुनाई के लिए किया जाता था, जिसका प्रयोग लोहे की फैक्ट्री में मजदूर उत्तर पूर्व इंग्लैंड विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग बनी है। किस प्रकार से लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे लोग, देखिए आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये देखिए चित्र बने हुए हैं। ये 1830 की एक कताई फैक्ट्री जिसमें मजदूर कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार से देखिए आप, ये फैक्ट्री बनी हुई है, इसमें लोग कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की फैक्ट्रियां हुआ करती थी प्राचीन समय में। ये इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप है, जो अखबार की कटिंग है। देखिए ये फिटिंग हो रही है। ये औद्योगिक मैनचेस्टर है, ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई, यहाँ से उत्पादन होता है वस्तुओं का। देखिए बच्चों ये 18वीं सदी में कताई, देखिए हाथ से कताई कर रही है।
औद्योगिकरण का। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसके एमसीक्यूज और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको शीघ्र ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कोर्स समाप्त हो जाएगा, और बोर्ड परीक्षा से पहले ही लगभग नवंबर से आपको इसके कंबाइंड एमसीक्यूज और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और नियमित रूप से आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आज का सेशन कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।